Good morning, students. How are you all? Welcome back to my channel, Economic Fair Burner by Rishu Agarwal. तो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अगले कॉन्सेप्ट्स आज हम करेंगे। उस क्लास में हमने किया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी किया था उसमें हमने, और हमने उसमें किया था टाइप्स ऑफ द इकोनॉमीज किया था, एंड देन अचीवमेंट्स एंड द फेलियर्स ऑफ अवर इकोनॉमिक प्लानिंग किया था। आज हम करेंगे गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। एज यू ऑल नो, 1950 में हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो शुरू हुई थी, और 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो एट दैट टाइम जब इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई, तो एट दैट टाइम जो हमारे गोल्स थे, जो गवर्नमेंट ने क्या गोल्स थे जो वो सेट किए, दैट कुड बी अचीव्ड इन द लॉन्ग टर्म। तो उसमें फर्स्ट गोल था हमारा जीडीपी ग्रोथ। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट जीडीपी ग्रोथ, इट मीन्स कि हमें अपनी इकोनॉमी की जो इनकम है उसको ग्रो करना था, उसको बढ़ाना था। अब स्टूडेंट्स, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जब भी हम अपना जीडीपी को इंक्रीज करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, हम अपना आउटपुट बढ़ाएं। तो उस हमारा इस टाइम पे फर्स्ट मेजर गोल था कि उस आउटपुट लेवल को या प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, सो दैट हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो। और वो जो हम प्रोडक्शन ज्यादा करनी थी वो हम कैसे कर सकते थे? वी हैड ओनली टू वेज, या तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें या फिर अपना रिसोर्स बेस जो था कंट्री का उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट गोल था, दैट वाज द जीडीपी ग्रोथ by increasing the level of output through increasing या exploring the natural resources as by improving the technology। उसमें हमारा जो सेकंड गोल था, that was equity। इक्विटी का मतलब क्या होता है? सबको जो भी हमारे ग्रोथ के बेनिफिट्स हों, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन ऑल दी सेक्टर्स और ऑल दी पीपल। मतलब ये था कि अगर हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग से जो भी जीडीपी बढ़ रहा था उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट ना हो कि रिच शुड बिकम द रिचर एंड पुअर शुड बिकम द पुअरर। हमारा यहाँ पे मेन गोल क्या था कि everyone should become the part and parcel of the economic process, and everyone should get the benefits of that growth process। तो ये हमारा मेजर गोल था। इसमें हमने क्या करना था कि जो हमारी इनकम थी, जीडीपी थी, दैट शुड बी distributed equally between the rich and the poor and between all the sectors in order to promote social justice। जो थर्ड हमारा गोल था, दैट वाज दी मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? कि हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, न्यू टेक्नोलॉजी लाना और उसको अपडेट करना एंड उसको अडॉप्ट करना। सो दैट, देखो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट जो हमारा जीडीपी ग्रोथ पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि अपनी प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी, बाय अडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि उस टेक्नोलॉजी को हम जो है अपग्रेड करें और न्यू टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करें अपनी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सो दैट द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज। और ये हुआ भी था। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे बाय द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड एज वेल एज द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। वो हम आगे बढ़ेंगे। अब उसमें हमारा फोर्थ गोल क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना, अपनी ही कंट्री में चीजों की प्रोडक्शन करना, सो दैट वो चीजें हमें बाहर से किसी और कंट्री से ना इंपोर्ट करानी पड़ी। तो दैट मीन्स इससे जब हम हमारी ही कंट्री में चीजों को प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा फॉरेन जो डिपेंडेंस है वो कम होगा, और मोर ओवर दूसरा क्या होगा कि फॉरेन इंटरफेरेंस भी हमारी कंट्री में कम होंगी। और उससे एक और बेनिफिट हमारी कंट्री को क्या मिलना था कि यहाँ पे जो फूड सप्लाईज की अनसर्टेनिटीज थी वो भी कम हो जाएंगी। अब ये तो कंट्री पे, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड करता है ना कि वो हमारी कंट्री में इंपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो वहां पे एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो उस अनसर्टेनिटी से भी हम बच सकते थे। इस तरह से फॉरेन इंटरफेरेंस से भी बच सकते थे और फॉरेन डिपेंडेंस से भी बच सकते थे बाय प्रोड्यूसिंग दी गुड्स इन अवर ओन डोमेस्टिक कंट्री। तो सेल्फ सफिशिएंसी भी जो था हमारा मेजर गोल था। अब इसके अगले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास क्या प्लानिंग हमने की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे तीनों सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो फॉरेन सेक्टर था,
उनकी क्या क्या कैसी कैसी कंडीशन थी या उनके क्या क्या फीचर्स थे, और उन जो भी उनमें प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर, एज यू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस क्लास, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी क्या थी कि जमींदारी सिस्टम था, जहाँ पे थ्री फोल्ड रिलेशनशिप था हमारे गवर्नमेंट, जमींदार और टेनेंट्स के बीच में। तो वो उसी के कारण जो हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की, एक तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, और हमारा जो, देखो स्टूडेंट्स, वी ऑल, हमें पता है कि हमारा जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट उससे आने वाला जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज ओनली 50%। तो दैट शोज दैट कि बहुत सारे लोग तो उसमें एंगेज थे, लेकिन उससे आने वाला जो इनकम था वो बहुत कम था। और वो उसके क्या क्या रीजन थे, या हम कह सकते हैं क्या फीचर्स थे एट दैट टाइम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के। फर्स्ट वॉज द लो प्रोडक्टिविटी। अब इन फीचर्स को हम प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में जितने जो भी उसके फीचर्स है वो उसकी प्रॉब्लम्स ही थी ना। जैसे देखिए, फर्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। अब एट दैट टाइम जो हमारा एग्रीकल्चर था उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। और वो प्रोडक्टिविटी क्यों कम थी? क्योंकि फर्स्ट मेजर रीजन वाज दी जमींदारी सिस्टम। दूसरा क्या था कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी वो हम इम्प्रूव्ड यूज नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जो सारे के सारे घर के लोग होते थे वो उसी एग्रीकल्चर लैंड पे एम्प्लॉयड होते थे। तो लो प्रोडक्टिविटी वाज द मेजर फीचर, और आई कैन से द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड प्रॉब्लम और सेकेंड फीचर वाज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले हमें पता हो कि व्हाट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली इज। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इतने बंदों की जरूरत नहीं है हमें लैंड पे, पर उससे ज्यादा जितने बंदों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, इफ एक लैंड पे 10% जो 10 फार्मर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी उतनी ही आ रही है। एंड सेम अगर 4% भी काम करेंगे तो भी प्रोडक्टिविटी उतनी ही आ रही है। तो दैट मीन 6% जो है जिनको पता ही नहीं है वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है उस लैंड पे। तो दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी हमारी इंडियन इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जितना भी लैंड होता था उस पे सबके सब जो फैमिली मेंबर्स थे उसी लैंड पे काम करते थे, कि हमारी जमीन है तो हम लोग इसी पे ही हमें काम करना है, चाहे उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब वहीं अगर वो जो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड पर्सन है किसी और लैंड पे काम करते तो नेचुरली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती। तो सेकंड मेजर प्रॉब्लम वाज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड वाज द हाई डिपेंडेंस ऑन द रेनफॉल, कि अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी तो इसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था that was basically या majorly dependent upon the rainfall, good rainfall good harvest, bad rainfall bad harvest. And the fourth problem was the subsistence farming. अब subsistence farming क्या होती है कि producing the food crops only for the fulfillment of the needs of the family members. तो तब क्या था, किसान क्या सोचते थे, सिर्फ उतना ही उगाते थे जितने से वो अपने घर वालों का पेट जो कहते हैं ना पाल सकते थे। उनके दिमाग में ये तो थॉट कभी भी नहीं आया कि हम लोग ज्यादा उगाएं सो दैट इसको मार्केट में जाके बेचें और उससे पैसा कमाएं। तो subsistence farming was also a major problem of the agriculture sector at the time of independence. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो हमारे पास कोई इंप्रूव्ड या न्यू टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। देन वाज द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टेनेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द जमींदारी सिस्टम, जिसमें क्या होता था कि जमींदार टेनेंट से मैक्सिमम हिस्सा ले जाते थे और फिर वो गवर्नमेंट को एक फिक्स रेंट देते थे। इस तरह से उनके बीच में आपस में एक लड़ाई थी, जिसके कारण भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत फेस सफर कर रहा था। एंड स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, और एट दैट टाइम जो फार्मर्स थे उनकी लैंड होल्डिंग्स जो थी वो जगह जगह पे स्कैटर्ड थी। एक ही मतलब उनके पास जो लैंड थी ना वो एक जगह पे ना होके जगह जगह पे दूर दूर जगह पे स्कैटर्ड थी, जिसकी वजह से वो लोग इतनी अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे। तो दिस वर द ऑल प्रॉब्लम्स और फीचर्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स को या इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या किया। अब हमने पढ़ा पीछे की फीचर्स या प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। तो उसमें सरकार ने कुछ पॉलिसीज बनाई, और उन पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से फर्स्ट रिफॉर्म्स है हमारे लैंड रिफॉर्म्स।
अब लैंड रिफॉर्म्स जैसे कि नेम से ही हमें पता लग रहा है कि कुछ चेंजेस लाए इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड में। तो हमारे पास लैंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू गवर्नमेंट ने उनको ठीक करने की कोशिश की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट लैंड रिफॉर्म है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अब इंटरमीडियरीज कौन थे? हमने पढ़ा कि देयर वाज जमींदारी सिस्टम, और जो जमींदार थे वो टेनेंट से क्या करते थे, मैक्सिमम जो था उनसे प्रोड्यूस का हिस्सा ले जाते थे और गवर्नमेंट को एक फिक्स रेंट देते थे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सबसे पहले जमींदार को ही बीच में से खत्म किया, गवर्नमेंट और टेनेंट्स के बीच में से जो इंटरमीडिएरीज कौन थे, जमींदार, उनको ही खत्म किया, और जितना भी लैंड का ओनरशिप था दैट वाज गिवन टू द एक्चुअल टिलर्स या एक्चुअल कल्टीवेटर्स। देखो स्टूडेंट्स, अब जब हमारे पास हमारी लैंड पे हम लोग उतने कि हम कह सकते हैं ना 100% कमिटमेंट से काम करते हैं, इंस्टेड कि हम किसी और की लैंड पे काम करें, तो हम उतना कमिटमेंट से या उतना मोटिवेशन से काम नहीं करते, क्योंकि जब हमें पता हो कि इससे आने वाला जो प्रोड्यूस है वो सब कुछ मेरा ही है, तो वी नेचुरली या वी बट ऑब्वियसली उसके ऊपर ज्यादा कमिटमेंट से, ज्यादा हार्डवर्क से काम करते हैं। इसी तरह से जब टेनेंट्स को लैंड का ओनरशिप दे दिया गया तो दे फेल्ट मोटिवेटेड, और उन्होंने उसके ऊपर 100% मोटिवेशन से काम किया, जिससे कि उनसे हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई। और इसका मेन मोटिव क्या था कि बीच में से जो जमींदार हमारे टेनेंट्स को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उस एक्सप्लॉइटेशन को स्टॉप करना इसका मेन मोटिव था, और जो कल्टीवेटर्स थे उनके इंसेंटिव्स को बढ़ाना था। एंड द सेकेंड लैंड रिफॉर्म वॉज द सीलिंग्स ऑन द लैंड होल्डिंग। अब सबसे पहले सीलिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को फिक्स कर देना। अब यहाँ पे किसको फिक्स किया, गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग्स को फिक्स कर दिया। तो इट मीन्स द फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द कल्टिवेबल लैंड दैट एन इंडिविजुअल कैन ओन। अब मतलब क्या था कि एक इंडिविजुअल के पास, इस सरकार ने क्या किया, एक लैंड का जो सीलिंग थी उसके ऊपर सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा लैंड, इस लिमिट से ज्यादा लैंड कोई भी इंडिविजुअल के पास नहीं होगी। तो जिसके पास भी उससे ज्यादा लैंड होल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस लैंड को ले लिया उनसे, और वो आगे किसको दे दिया, लैंडलेस फार्मर्स को। जिससे क्या हुआ, इक्वालिटी या इक्विटी भी प्रमोट हुई, क्योंकि अब जो इनकम था, पहले रिच वर बिकमिंग द रिचर बिकॉज उनके पास ज्यादा लैंड था। अब उस फिक्सेशन ऑफ लैंड सीलिंग से क्या हुआ कि जितना एक्स्ट्रा लैंड था दैट वाज गिवन टू द लैंडलेस फार्मर्स, जिससे उनका भी एक इनकम का सोर्स जनरेट हो गया। तो दैट वाज डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यूअर हैंड्स, ताकि कुछ लोगों के ही हाथ में जो लैंड है वो ना रहे, और कुछ लोग उससे ज्यादा ना कमाए। इन द शॉर्ट सेंस इसको हम ये कह सकते हैं कि, सॉरी फिर से बनाते हैं ये स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। इससे पहले हमने पढ़ लिए प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट ने उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कौन कौन से मेजर्स या कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई, तो उसमें सरकार ने, हमारे पास 3 टाइप्स के रिफॉर्म्स हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। फर्स्ट आर दी लैंड रिफॉर्म्स, और स्टूडेंट्स प्लीज नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम्स में 100% आता ही आता है, तो इसे प्लीज ध्यान से सुनना और समझना, सो दैट आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट है हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स का पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन दी ओनरशिप ऑफ द लैंड, कि लैंड की ओनरशिप को चेंज करना, दैट वर दी लैंड रिफॉर्म्स। और उसमें गवर्नमेंट ने कौन से रिफॉर्म्स लेके आई हमारी, फर्स्ट इज दी अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो स्टूडेंट्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं हमारा जमींदारी सिस्टम, जिसमें थ्री फोल्ड रिलेशनशिप था बिटवीन द गवर्नमेंट, जमींदार एंड द टिलर्स। तो उसमें जमींदार जो थे वो टिलर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम इसमें बीच में जो जमींदार हैं, गवर्नमेंट्स और टिलर्स के बीच में कौन था, इंटरमीडियरी कौन था, जमींदार। तो गवर्नमेंट ने उसी को अबॉलिशन किया, उसी को खत्म करने की कोशिश की, और क्या किया कि जो लैंड था, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, उनको ही वो लैंड का ओनर बना दिया। अब वो लोग जब ओनर बन गए तो दे वर्क विद मोर हार्ड वर्क, दे वर्क विद मोर मोटिवेशन, क्योंकि अब उनको पता था कि इससे जितना भी प्रोड्यूस आएगा उसमें से कुछ फिक्स्ड अमाउंट उनको गवर्नमेंट को देना है, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है प्रोड्यूस है वो उनको उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए या उनके बेनिफिट के लिए ही है। तो जब गवर्नमेंट ने फिर जमींदार को खत्म किया इन ऑर्डर टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टीवेटर्स बाय द जमींदार, और इससे दूसरा फायदा क्या होने वाला था, जो कल्टीवेटर्स थे उनको भी इंसेंटिव मिलता, सो दैट ज्यादा पैसा मिलता,
क्योंकि अब उनको जमींदार को कुछ नहीं देना पड़ रहा था, दे वर जस्ट टू गिव सम फिक्स्ड रेंट टू दी गवर्नमेंट, और जितना प्रोड्यूस उनके पास बचता था वो सारा वो कहाँ लगा रहे थे, लैंड की इंप्रूवमेंट में लगाते थे, जिससे हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज होगी। तो सेकंड इसमें हमारा लैंड रिफॉर्म क्या था, सीलिंग्स ऑन द लैंड होल्डिंग। अब सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या है, फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द कल्टिवेबल लैंड दैट एन इंडिविजुअल कैन ओन, कि एक इंडिविजुअल के पास सरकार ने फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा लैंड एक इंडिविजुअल ओन नहीं कर सकता। अब जिसके पास भी उस सीलिंग से ज्यादा लैंड थी, गवर्नमेंट ने वो लैंड, वो सीलिंग से एक्स्ट्रा लैंड जो थी वो लैंडलेस फार्मर्स को दे दी। अब क्या हुआ, इससे इक्विटी प्रमोट हुई, जिन लोगों के पास लैंड नहीं था उनको लैंड मिल गया, अब वो लोगों के पास भी एक इनकम का सोर्स जनरेट हुआ। तो इससे सरकार ने इसको क्यों किया, सेलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स का मेन मोटिव क्या था गवर्नमेंट का, टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप इन फ्यूअर हैंड्स। एंड द थर्ड लैंड रिफॉर्म इज द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे यहाँ पे जितने भी फार्मर्स थे, ऑलमोस्ट सब फार्मर्स के पास जो लैंड होल्डिंग्स थी वो या तो छोटी छोटी थी या फिर वो स्कैटर्ड थी, दूर दूर थी, जिससे उनको जो कल्टीवेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती थी और मोर ओवर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी उनको ज्यादा बढ़ता था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस चीज को ठीक करने के लिए क्या किया कि फार्मर्स को एक ही जगह पे एक ही लैंड का टुकड़ा दे दिया, और जो उनकी स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी वो गवर्नमेंट ने खुद अपने पास करके सारी उन स्कैटर्ड होल्डिंग्स के बदले में उनको एक बड़ा सा लैंड का टुकड़ा दिया, जिसके ऊपर अब कल्टीवेशन करना भी इजी हो गया और उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो गया, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। एंड द फोर्थ इज द रेगुलेशन ऑफ रेंट। एज वी हैव डिस्कस कि जमींदार उनसे उनकी प्रोड्यूस का मैक्सिमम हिस्सा ले जाते थे और अपनी लग्जरीज पे स्पेंड करते थे, एंड नथिंग वाज स्पेंट अपॉन द इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उस रेंट को भी रेगुलेट किया। अब जो रेंट था, इट वाज नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप। फिफ्थ जो था कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है कि जब छोटे छोटे फार्मर्स इंडिविजुअली अपने प्रोड्यूस को बेचने की बजाय इकट्ठे होके मार्केट में जाके अपने प्रोड्यूस को बेचते थे, तो उससे क्या होता था, उनका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होता है ना। जब हम किसी भी चीज को इकट्ठे होके करते हैं तो उससे हमारे को जो प्रोड्यूस के बदले में इनकम मिलती थी तो वो ज्यादा मिलती थी फार्मर्स को। तो गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फार्मिंग एज अ लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। अब जब फार्मर्स इनपुट्स लेने जाते थे तब भी इकट्ठे, और जब बेचने जाते थे तब भी इकट्ठे होके, इससे उनको क्या फायदा होता था कि जो इनपुट्स थे वो उनको लोअर कॉस्ट पे मिल जाते थे, और जो उनका आउटपुट था वो एट अ हायर प्राइस पे वो लोग इकट्ठे होके बेच देते थे। व्हाई? बिकॉज दे नाउ हैव द स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। सो दीज वर द लैंड रिफॉर्म स्टूडेंट्स। इसके अगले हमारे पास है टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब उसमें हम पढ़ेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास है नेक्स्ट टेक्निकल एंड जनरल रिफॉर्म्स। पहले से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए लैंड रिफॉर्म्स, अब गवर्नमेंट ने उसके बाद टेक्नोलॉजी और जो बाकी की प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर फोकस किया। तो सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। टेक्निकल, देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, न्यू और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। तो गवर्नमेंट ने न्यू टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की एग्रीकल्चर में इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो उसमें फर्स्ट क्या है हमारे पास, यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। तो गवर्नमेंट ने अब फोकस किया कि नॉर्मल सीड्स की बजाय HYV सीड्स यूज करें। अब HYV सीड्स कौन कौन सी उन्होंने क्रॉप्स पे स्टार्ट किए यूज करने, वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार, कॉटन एटसेट्रा पे। तो गवर्नमेंट ने जब HYV सीड्स यूज किए तो इनसे हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी क्रॉप की बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। तो ये जो HYV सीड्स थे, नो डाउट इनके एक दो डीमेरिट्स भी थे कि इनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता था और इनके ऊपर पेस्ट का जो अटैक था वो बहुत जल्दी होता था, बट गवर्नमेंट ने इन सम हाउ उनको मैनेज करके हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे HYV सीड्स यूज किए। फर्स्ट टेक्निकल रिफॉर्म वाज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और जब सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी तो नेचुरली हमारी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो बढ़ेगी। एंड द सेकंड टेक्निकल रिफॉर्म वाज द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। थर्ड वाज द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स और पेस्ट क्या होते हैं, ये हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हमारा
कई बार तो चलो प्रोड्यूस जो अच्छा नहीं होता, अगर प्रोड्यूस अच्छा भी हो जाए तो इंसेक्ट्स और पेस्ट जो थे वो हमारी क्रॉप को खराब कर देते थे। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाए ताकि इंसेक्ट्स और पेस्ट से हमारी क्रॉप को नुकसान ना हो। So the third technical reform was the use of the insecticides and pesticides in order to protect the crop from insects and pests. The fourth was the scientific farm management practices. अब गवर्नमेंट ने फोर्थ जो इंट्रोड्यूस किया दैट वाज द साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ऑफ फार्म मैनेजिंग। तो इसमें क्या था कि सॉइल को पहले से प्रिपेयर करना या क्रॉप रोटेशन करना, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे आना, these all practices were used in order to increase the agriculture productivity. And the fifth one is the expansion of the irrigation facilities. अब जो irrigation facilities को भी गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया। हमारा जो एग्रीकल्चर था दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल, वो सिर्फ रेनफॉल अच्छी होगी तो अच्छा प्रोड्यूस आ जाता था। बट उस अनसर्टेनिटी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज की एक्सपेंशन पे भी ध्यान दिया और इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव की, सो दैट हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो इरिगेशन की वजह से या पानी की वजह से कहीं भी सफर ना करे। सो दीज वर ऑल दी रिफॉर्म्स। पहले हमने पढ़े लैंड रिफॉर्म्स, अब पढ़े हमने टेक्निकल एंड जनरल रिफॉर्म्स। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट्स आए। तो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें थे हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स एज वेल एज दी टेक्निकल एंड जनरल रिफॉर्म्स। तो उन रिफॉर्म से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट मिला, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो जब गवर्नमेंट ने ये सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए तब हमारी कंट्री में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? जिसको कहते हैं कि सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, एंड दैट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। जब हमने न्यू टेक्नोलॉजी जैसे HYV सीड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज किया, तो उसके बाद हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी उसमें देखो कितना इंक्रीज आया। इट रोज अप टू 25% का इंक्रीज आया। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में 2 फेजेस में आया था। फर्स्ट फेज इसका जो था वो 1960s से 70s में था, और सेकंड फेज जो था दैट वाज बिटवीन 1970s टू 1980s। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ठहराव था, एक रुका हुआपन था, वो सब खत्म हुआ, क्योंकि अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हमारी जो कंट्री थी वो सेल्फ सफिशिएंट बन गई। नाउ वी वर नॉट मोर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेन सेक्टर फॉर द फूड ग्रेन्स। अब हमारी अपनी ही कंट्री में हमने इतने फूड ग्रेन्स उगा लिए कि हमें फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेट्स स्टडी व्हाट वर द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या फायदे हुए? सबसे पहले भाई इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हमारी यहाँ पे इट एंडेड लॉन्ग स्टेग्नेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। तो सबसे पहले हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी, जिससे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सेकेंड वॉज दी एलिमिनेटेड द नीड ऑफ फैलिन। अब स्टूडेंट्स, फैलिन क्या होता है कि पहले क्या होता था कि अगर हम किसी लैंड पे एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे, तो जब वो क्रॉप उग जाता था उसके हार्वेस्टिंग के बाद उस लैंड को हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे बंजर छोड़ना पड़ता था। वाई? क्योंकि जब क्रॉप उस पर उग जाती थी तो वो क्रॉप उस लैंड के सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे उससे उसके खत्म हो जाते थे। तो अब दोबारा से उस लैंड, अब जो लैंड है जिसपे हमने प्रोडक्शन की है, उस लैंड वो लैंड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को फिर से गेन कर सके, इसीलिए उस लैंड को खाली छोड़ा जाता था। तो उसको हम बोलते थे फैलोइंग। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद या टेक्निकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने के बाद फैलोइंग की जरूरत नहीं थी। अब जैसे ही एक क्रॉप हार्वेस्ट होती थी उसके बाद जो लैंड होती थी वो तैयार होती थी दूसरी क्रॉप को उगाने के लिए। सो दैट मीन्स जो हमारा टाइम पीरियड था, जितने टाइम के लिए हमें इस लैंड को खाली छोड़ना पड़ता था, वो खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। दैट मीन्स हमारा जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो बढ़ा उससे, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन द एकरेज। थर्ड, इससे हमें क्या गेन हुआ? शिफ्टेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग।
अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बजाय जो फार्मर्स थे उनका आउटलुक चेंज हुआ। अब उन्होंने अपने प्रोड्यूस के लिए मार्केट प्राइस लगाना शुरू किया और अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया। एंड द फोर्थ वाज द self sufficient. अब now there was no need to import the food grains from the foreign countries. We were self sufficient in the production of the food grains with the help of this green revolution. ये स्टूडेंट्स अब इसके हमने गेन्स पढ़े हैं। नाउ वी विल स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये स्टूडेंट्स अब लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में है कि नो डाउट, देखो स्टूडेंट्स, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा कि हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली, हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। उसमें क्या था कि लिमिटेड क्रॉप, सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो देखने को मिला वो हमें कुछ ही क्रॉप्स पे देखने को मिला, एंड वो थी व्हीट एंड राइस। बाकी जैसे कॉटन, जूट और जो हमारी क्रॉप्स थी वो भी कहीं से सफर कर रही थी, लेकिन उन पे ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कन्फाइंड टू द क्रॉप्स ऑफ व्हीट एंड राइस ओनली। सेकंड इसका लिमिटेशन क्या था? अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पूरे कंट्री में नहीं इसका देखने को मिला हमें, ये कुछ ही स्टेट्स में आया था जो ग्रीन रेवोल्यूशन था। इट वाज लिमिटेड अप टू द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एटसेट्रा, और बाकी स्टेट्स में हमने इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो स्प्रेड था वो बहुत अनइवन था, क्योंकि इसने हमारे पूरे कंट्री को हिट नहीं किया था। द थर्ड इज द लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जो हमने वो टेक्निकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, और उसमें थे HYV सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। और जो ये न्यू टेक्नोलॉजी थी दैट वाज वेरी मच एक्सपेंसिव एंड ओनली रिच फार्मर्स कुड अफोर्ड दैट। हमारे कंट्री में तो जो फार्मर्स की पॉपुलेशन है वो ज्यादा कौन सी है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, और वो फार्मर्स ये टेक्नोलॉजी जो थी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए इसमें सिर्फ जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ ही लोग हिस्सा बन पाए, और वो कौन से लोग थे? जो रिच फार्मर्स थे, जो हमारे यहाँ के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, दे कुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। और इससे क्या हुआ कि जो रिच लोग थे, रिच फार्मर्स थे, वो तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से और रिच बन गए, और पुअर फार्मर्स जो थे वो और ज्यादा पुअर हो गए, बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड दैट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। जिससे हमारी इकोनॉमी में फोर्थ लिमिटेशन जो आया वो ग्रीन रेवोल्यूशन का था, इकोनॉमिक डिवाइड। दैट विच मीन्स कि इसने हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके बीच में, जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप था उसको और वाइडन कर दिया, जिससे हमारे इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक डिवाइड और ज्यादा पैदा हो गया। So these were the limitations and the gains of the green revolution. But इन limitation से ज्यादा हमारे green revolution ने हमारे इकोनॉमी में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, और इसके बाद ही था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, हम अपने फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो थी उसको यहाँ पे इंक्रीज कर पाए, और इसके बाद धीरे धीरे हमने अपने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था।